नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैराथन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इसमें सारी जो अपनी इलेक्ट्रिशियन है उस पूरी का लगभग निचोड़ लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपके टेक्निकल हेल्पर एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होगा, जिसमें हम एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। बहुत ही अच्छे टॉपिक्स के साथ हम जो है शॉर्ट में सारी लगभग इलेक्ट्रिशियन पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है अपने पास जैसे विद्युत धारा जो है हमारे पास जो है स्थिर धारा होती है Q/T, और तात्क्षणिक धारा को हम लेते हैं दोस्तों dQ/dt, ये ध्यान रखना है। और SI मात्रक होता है विद्युत धारा का दोस्तों एम्पियर में, और मैरी आंद्रे ने जो है इसकी खोज की थी, इसी नाम पर जो है रखा गया है। विद्युत धारा का मापन हम अमीटर से करते हैं दोस्तों। CGS मात्रक होता है विद्युत धारा का बायोट, जिसे हम EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी कहते हैं। एक एम्पियर जो होता है दोस्तों, इसमें होते हैं 1/10 बायोट के बराबर। एक बायोट जो होता है दोस्तों 10 एम्पियर का होता है। एक एम्पियर होती है 1 कूलम/1 सेकंड के बराबर। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि धारा के सरल बीजगणितीय योगों द्वारा जोड़ा जा सकता है। ये ध्यान रखना, विद्युत धारा एक अदिश राशि है दोस्तों। अदिश राशि है क्योंकि इसे सरल बीजगणितीय योग से जोड़ सकते हैं। जो अदिश राशियां होती हैं उन्हें जोड़ा जा सकता है, ये ध्यान रखना है। जो समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करती हैं वो सदिश राशि होती हैं। उसके बाद आवेश की खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। Q बराबर I/T। I है हमारे पास धारा, T है समय। SI मात्रक होता है कुलाम को जो है हम C से लिखते हैं। C इसका प्रतीक है दोस्तों। एम्पियर सेकंड भी जो है आवेश का मात्रक होता है। 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर सेकंड। CGS मात्रक होता है दोस्तों आवेश का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टेट कूलम भी कहते हैं, जिसे हम ESU। एक ESU होता है 1/3 × 10⁹ कूलम के बराबर। एक कूलम में होते हैं 3 × 10⁹ ESU के बराबर। एक एम्पियर हावर जो होता है दोस्तों, ये होता है 3600 एम्पियर सेकंड के बराबर। एक एम्पियर हावर में होते हैं 3600 कूलम दोस्तों। एक EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो है 3 × 10⁻10 ESU के बराबर होता है, यानी कि 10 कूलम के बराबर होता है एक EMU का मान। फैराडे आवेश का मात्रक है दोस्तों। एक फैराडे जो होती है इसमें 96,500 कूलम होते हैं। फैरड या फैराड जो होता है धारिता का मात्रक होता है। आवेश एक अदिश राशि है दोस्तों। आवेश की उपस्थिति का पता जो है हम इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत दर्शी द्वारा लगाते हैं दोस्तों। एक अंतर्राष्ट्रीय एम्पियर जो होती है दोस्तों, इसमें होते हैं 0.999853 एब्सोल्यूट एम्पियर के बराबर। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम जो होता है, ये पिछली बार जो है 2018 में आ चुके हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम जो होता है 1.0049 एब्सोल्यूट एम्पियर के बराबर होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय एम्पियर जो है हम सिल्वर नाइट्रेट के घोल में धारा प्रवाहित करते हैं, तो यदि कैथोड पर जो है दोस्तों 0.118 ग्राम जो है चांदी जो है इकट्ठी हो जाती है दोस्तों, तो वो भी एक अंतर्राष्ट्रीय एम्पियर मानते हैं हम। एक एम्पियर धारा जो होती है ये जो है 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल लगाती है दोस्तों। 50 मिली एम्पियर की धारा पे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। 20 मिली एम्पियर पर जो है लकवे का शिकार हो जाता है, व्यक्ति चल नहीं सकता। 9 मिली एम्पियर धारा गुजरने पर हमें एक झटके की अनुभूति होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास दोस्तों विद्युत धारा घनत्व, जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी कहते हैं दोस्तों। J बराबर I/A, और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर/मीटर²। I बराबर J × A। नेक्स्ट आता है हमारे पास EMF है विद्युत वाहक बल, अदिश राशि होती है दोस्तों। मात्रक वोल्ट होता है, मापन वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है दोस्तों। और EMF जो होता है VT + IR होती है हमारे पास। EMF जो है हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से क्या होता है, अधिक होता है। VT है हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज, IR है वोल्टेज ड्रॉप दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र जो होता है दोस्तों, ये होता है हमारे पास सदिश राशि, और इसे हम लिखते हैं E बराबर F/एरिया, और E बराबर V/L। V है वोल्ट, L है लंबाई हमारे पास, फोर्स/एरिया। इसका मात्रक होता है N/कूलम या वोल्ट/मीटर दोस्तों। थोड़ा जल्दी में करवा रहा हूँ आपको, ताकि जल्दी जो है सारी चीज़ें हमारे कवर हो जाएं। और विद्युत क्षेत्र का धारा घनत्व संबंध जो होता है J बराबर सिग्मा E है हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो सिग्मा होती है दोस्तों वो है हमारे पास चालकता। इनके बीच जो है संबंध होता है धारा घनत्व और चालकता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये संबंध हो जाएगा दोस्तों। धारा घनत्व जो है J की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा E में होती है दोस्तों। अनुगमन वेग जो होता है, ये देखिए ये ऊपर तीर का निशान है, ये भी सदिश राशि है दोस्तों, और धारा घनत्व भी सदिश राशि होती है। अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है I/NAE। I है धारा, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, A है एरिया
एरिया हमारे पास, और इसका मात्रक होता है मीटर अपॉन सेकंड। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग या अपवहन वेग भी कहते हैं दोस्तों, इसको अपवहन वेग जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत अधिक होने पर जो है अनुगमन वेग भी अधिक होगा, इसके समानुपाती होता है। अनुगमन वेग लंबाई पर निर्भर नहीं करता। विभवांतर जो होता है दोस्तों हमारे पर V बराबर W अपॉन क्यू किया गया कार्य अपॉन आवेश, वोल्ट होता है इसका, 1 वोल्ट होती है 1 जूल अपॉन 1 कूलम। एक आदर्श धारा स्रोत जो होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत जो है आंतरिक प्रतिरोध 0 होना चाहिए। उसके बाद आता है प्रतिरोध, हमारे पास मात्रक होता है ओम। ओम जो होता है R बराबर V बटे आई, 1 ओम की वैल्यू होती है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर के बराबर दोस्तों। और एक अंतर्राष्ट्रीय ओम जो होता है दोस्तों उसको हम लेते हैं पारे के स्तंभ की ऊंचाई के बराबर, ध्यान रखना। प्रतिरोध ओम मीटर से मापते हैं हम। ओम मीटर द्वारा सप्लाई की सततता कॉन्टिन्यूटी जान सकते हैं। उच्च प्रतिरोध के लिए हम मैगर का यूज़ करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय ओम पारे के स्तंभ की ऊंचाई के बराबर होता है दोस्तों। उसके बाद जो है एक अंतर्राष्ट्रीय ओम जो है 1.0049 एब्सोल्यूट ओम के बराबर भी होता है। प्रतिरोध जो होता है इसका सूत्र हो जाएगा R बराबर, ये सही सूत्र है दोस्तों, सही सूत्र ये है R बराबर V बटे आई जो होता है वो ओम के नियम के अनुसार है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रतिरोधकता की, प्रतिरोधकता होती है रो बराबर R A अपॉन L, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है दोस्तों। मात्रक होता है ओम मीटर। धारिता, धारिता C बराबर Q अपॉन V, 1 फैरड, फैरड जो होती है 1 फैराड जो होता है दोस्तों 9 × 10⁻11 ESU के बराबर होता है। और फैराड जो होता है ये होता है 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। अन्य मात्रक होते हैं माइक्रो फैराड, नैनो फैराड और पिको फैराड। धारिता किलो फैरड में नहीं होती दोस्तों। प्रेरण, प्रेरण होता है इसका मात्रक हेनरी, 1 हेनरी होती है 1 वोल्ट अपॉन 1 कूलम के बराबर। दूसरा आता है हमारे पास मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, MMF बराबर NI, एम्पियर टन इसकी मात्रक होती है। अन्य मात्रक इसका CGS मात्रक जो होता है चुंबकीय वाहक बल का, वो होता है हमारे पास गिलबर्ट। उसके बाद आता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, फाई बराबर MMF अपॉन प्रतिष्ठम, S होती है हमारे पास रिडक्टेंस दोस्तों। और जो है वेबर होता है हमारे पास, इसका मात्रक होता है 1 वेबर होती है 10⁸ मैक्सवेल लाइन के बराबर। CGS जो है इसकी मात्रक होती है मैक्सवेल जो है चुंबकीय फ्लक्स की। नेक्स्ट आता है चुंबकीय फ्लक्स जो होते हैं दोस्तों इसको अभिवाह भी कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, B बराबर फाई अपॉन एरिया, मात्रक होता है वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर या टेस्ला। 1 टेस्ला वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर के बराबर है। 1 टेस्ला 10⁴ गॉस के बराबर है। गॉस इसका क्या है CGS मात्रक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रतिष्ठम, रिलक्टेंस, S बराबर MM अपॉन फाई, एम्पियर टर्न अपॉन वेबर जो है इसकी इकाई है दोस्तों। इसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों चुंबकीयशीलता, जिसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी। मात्रक होता है हेनरी अपॉन मीटर या न्यूटन अपॉन एम्पियर, या हम वेबर अपॉन एम्पियर टर्न भी लिख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो है म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट है वायु या निर्वात की चुंबकीयशीलता, म्यू आर है अपेक्षी चुंबकीयशीलता दोस्तों। म्यू बराबर 4 पाई × 10⁻⁻7 अपॉन हेनरी अपॉन मीटर, ये होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद कर लेना। नेक्स्ट है चुंबक क्षेत्र सामर्थ्य, H बराबर NI अपॉन L दोस्तों। एम्पियर टर्न अपॉन मीटर जो है इसकी क्या है हमारे पास यूनिट है। नंबर ऑफ टर्न होते हैं NI है करंट हमारे पास, L है हमारे पास लंबाई दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारे पास परमियंस, परमियंस जिसे हम कहते हैं चुंबकीय व्यापकता। चुंबकीय व्यापकता जो है मात्रक होता है हेनरी, या इसका मात्रक होता है वेबर अपॉन एम्पियर टर्न। वेबर अपॉन एम्पियर टन जो है ये भी इसकी मात्रक होती है। प्रतिघात जो होता है हमारे पास दोस्तों रिएक्टेंस, जिसे हम ओम में मापते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात, और दूसरा होता है धारकीय प्रतिघात। X बराबर 2 पाई FL, XL बराबर WL अपॉन XL फ्रिक्वेंसी के समानुपाती होती है दोस्तों। इसको ओमेगा जो है ये ओमेगा है, ओमेगा L भी लिख सकते हैं दोस्तों। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई F के बराबर। इसके बाद आता है धारकीय प्रतिघात जो है इसका मात्रक भी हमारे पास क्या है ओम है दोस्तों। और जो है XC बराबर 1/2 पाई FC, और XC हमेशा फ्रिक्वेंसी के क्या है विलोमानुपाती होती है। प्रतिबाधा जो होती है दोस्तों इसका मात्रक ओम होता है। Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। XL होती है हमारे पास प्रेरकीय प्रतिघात, XC धारकीय प्रतिघात। जब ये बराबर होते हैं XL बराबर XC तो शक्ति गुणांक इकाई XL की वैल्यू XC से ज़्यादा होती है दोस्तों, तो ये होता है लैगिंग पावर फैक्टर। और XL का मान जो है XC से कम होता है तो ये होगा अग्रगामी पावर फैक्टर। और जो RLC परिपथ होता है दोस्तों उसका पावर फैक्टर ज़्यादातर क्या होता है इकाई होता है, ध्यान रखना।
नेक्स्ट अगर हम बात करें शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ जो होता है उसका पावर फैक्टर इकाई होता है शुद्ध धारकीय और शुद्ध प्रेरकीय परिपथ का पावर फैक्टर क्या होती है, शून्य होती है। इसी प्रकार से हमारे पास आता है एडमिटेंस। एडमिटेंस जो होती है दोस्तों y बराबर 1/z, जो महो या साइमन इसकी मात्रक होती है। चालकत्व जो होता है दोस्तों g बराबर 1/r, महो या साइमन इसका क्या है, मात्रक होता है हमारे पास। चलिए आगे नेक्स्ट आता है हमारे पास ससेप्टेबिलिटी बी बराबर 1/x, महो या साइमन इसकी मात्रक होती है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट संबंध है दोस्तों, यहाँ पर डीसी के लिए हम संबंध बना सकते हैं आई बराबर वी जी, वी है वोल्टेज, जी है चालकत्व और आई बराबर वी वाई ये होता है एसी परिपथ में, वी है वोल्टेज, वाई है हमारे पास एडमिटेंस दोस्तों। नेक्स्ट आता है चालकता। चालकता जो होती है दोस्तों इसको कंडक्टिविटी लिखते हैं और सिग्मा बराबर 1/रो होती है। प्रतिरोधकता होती है हमारे पास रो और इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर की इनवर्स 1 या महो अपॉन मीटर या साइमन अपॉन मीटर। नेक्स्ट आता है आवर्ती। आवर्ती जो होती है बराबर 1/टाइम के विलोमानुपाती होती है दोस्तों। हर्ट्ज इसका मात्रक होता है। 1 हर्ट्ज की वैल्यू चक्कर प्रति सेकंड होती है। भारत में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की धारा यूज़ करते हैं। अमेरिका में 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज की धारा यूज़ करते हैं हम। इसके बाद है टी बराबर 1/f। आवर्तकाल जो होता है इसका मात्रक होता है सेकंड दोस्तों। अनुनाद आवर्ती जो होती है दोस्तों हमारे पास ये होती है 1/2π√LC, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास दोस्तों चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकीयशीलता, म्यू बराबर B/H, ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट आता है विद्युत फ्लक्स घनत्व, कूलॉम अपॉन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है हमारे पास ज्योति तीव्रता जो है दोस्तों ल्यूमिनस जो होती है E बराबर F/, एरिया और मात्रक होता है ल्यूमेन अपॉन मीटर स्क्वायर दोस्तों। इसी प्रकार से जो है हमारे पास मात्रक होते हैं 1 लक्स की वैल्यू 1 ल्यूमेन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों कैंडला अपॉन जो है मीटर स्क्वायर में होती है, रखना दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारे पास दोस्तों अन्य मात्रक, इसके मिली फॉन्ट भी होते हैं। नेक्स्ट है प्रदीप्ति पुंज। प्रदीप्ति पुंज जो होता है ल्यूमिनस बीम होती है ल्यूमेन में और प्रदीप्ति दक्षता ल्यूमेन प्रति वाट में। प्रदीप्ति तीव्रता हम लेते हैं कैंडला, एक कैंडल होती है 1 ल्यूमेन अपॉन स्टेरेडियन या 1 ल्यूमेन अपॉन 4 पाई होता है स्टेरेडियन का। शक्ति जो होती है P बराबर W/T, कार्य किया गया कार्य अपॉन समय। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट, 1 वॉट 1 जूल बटे 1 सेकंड के बराबर होता है दोस्तों। CGS मात्रक होता है अर्ग प्रति सेकंड, 1 वॉट जो होती है 1 अर्ग प्रति सेकंड के बराबर होती है दोस्तों। विद्युत शक्ति की हम बात करें तो P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V²/R। ये होता है V वोल्टेज, I धारा है, R प्रतिरोध है हमारे पास। नेक्स्ट आता है संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों। P बराबर V²G, G है चालकत्व दोस्तों, V है वोल्टेज हमारे पास। इसके बीच संबंध हो जाएगा शक्ति, चालकत्व, कंडक्टेंस जिसे हम कहते हैं और वोल्टेज में संबंध हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऊष्मा। ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। जूल के नियम के अनुसार ऊष्मा जो है धारा के वर्ग, प्रतिरोध और समय के क्या होती है, समानुपाती होती है। कार्य जो होता है दोस्तों इसका मात्रक जूल होता है, 1 जूल 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। ऊर्जा की अगर हम बात करें, ऊर्जा का मात्रक भी जूल है, 1 जूल होते हैं 0.24 कैलोरी के बराबर, या हम लिख सकते हैं 0.239 कैलोरी के बराबर। 1 जूल जो 1 कैलोरी होती है 4.2 जूल के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा का मात्रक है दोस्तों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। याद कर लेना ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलोवाट हावर दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें विद्युत ऊर्जा खपत हम मापते हैं किलोवाट आवर में, ये भी ऊर्जा का मात्रक है। 1 किलोवाट आवर जो है 1 यूनिट, जिसे हम बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। 1 यूनिट यानी कि 1 किलोवाट आवर को हम 1 BOT लिख सकते हैं। 1 किलोवाट आवर जो होता है इसमें 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है दोस्तों, या 36 × 10⁵ जूल लिख सकते हैं, या 36 × 10⁻12 अर्ग लिख सकते हैं दोस्तों। 860 कैलोरी के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर दोस्तों, ध्यान रखना। बैटरी की रेटिंग हम एम्पियर हावर में लेते हैं। अल्टरनेटर जो होता है इसकी रेटिंग और ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलो वोल्ट एम्पियर में होती है और जनरेटर की रेटिंग किलोवाट में होती है दोस्तों। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों, जितने भी हमारे हीटिंग एलिमेंट होते हैं वो 550 से लेकर 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच काम करते हैं। जैसे हीटर हो गया, विद्युत केतली, गीजर सारे। हीटर का तापमान जो होता है कार्यकारी 750 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। विद्युत केतली 550 से 700 के बीच कार्य करती है। टोस्टर 750 से 900 के बीच कार्य करता है दोस्तों। कुछ मिश्र धातु होती हैं जिससे क्वेश्चन बनते हैं। लेड और टिन का अनुपात जो है सोल्डर में 40 से 60 होता है दोस्तों। फ्यूज तार जो है लेड प्लस टिन का बना होता है
37% लेड, 63% टिन होती है। यूरेका कॉन्स्टेंटन को कहते हैं दोस्तों तांबा प्लस निकल की मिश्र धातु है, 60% तांबा, 40% होती है निकल। जर्मन सिल्वर जो है दोस्तों तांबा, निकिल और जिंक की मिश्र धातु है। मैग्नीन तांबा, मैग्नीज और निकिल की मिश्र धातु है दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारे पास सदिश राशियाँ। सदिश राशियाँ वह राशियाँ जिसका परिमाण और दिशा जो है दोनों होती हैं दोस्तों और समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करती हैं। और इससे सदिश राशियाँ कौन कौन सी हमारी इलेक्ट्रिशियन के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत धारा घनत्व, वेग, विस्थापन, संवेग, आवेग, बल आघूर्ण, ये सारी की सारी जो है सदिश राशियाँ दोस्तों। बल वगैरह जो है, भार हो गया, ये सारी सदिश राशियों में आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अदिश राशियाँ। आवेश, विभव, विद्युत धारा, समय, आवर्ती, चाल, आयतन, घनत्व, विद्युत फ्लक्स, शक्ति। विद्युत धारा एक अदिश राशि है दोस्तों। नेक्स्ट प्रदिश राशियाँ जिसे टेंसर राशियाँ कहते हैं। टेंसर राशियाँ किसे कहते हैं दोस्तों? जिनका दिशा परिमाण दोनों होते हैं परंतु अलग अलग दिशा में अलग अलग उनका परिमाण हो सकता है, मैग्नीट्यूड। विद्युत धारा, चुंबकीयशीलता, विद्युतशीलता, जड़त्व गुण, प्रतिबल, दाब, ये सारी की सारी प्रदिश राशियाँ हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। सुरक्षा जो है हमारे पास 3 प्रकार की होती है, शरीर की सुरक्षा, कार्य की और मशीन औजारों की सुरक्षा। इसके बाद आता है सुरक्षा चिन्ह। 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। निषेधात्मक चिन्ह जो होते हैं इनकी आकृति होती है वृत्ताकार, पृष्ठभूमि होती है सफ़ेद, काले रंग का चिन्ह बना होता है। ऐसा ना करने की सलाह दी जाती है जैसे धूम्रपान और आग न जलाना। सारे रट के जाना दोस्तों, इनके डायग्राम देख के जाना, सीधे सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद है आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्हों की आकृति होती है गोलाकार, पृष्ठभूमि नीले रंग की, चिन्ह बना होता है सफ़ेद रंग का, अर्थ होता है कुछ नहीं करना, क्या करने की सलाह दी जाती है जैसे हस्तरक्षक जो है पहनने हैं, मास्क लगाना है, चश्मा लगाना है ग्राइंडिंग करते हुए दोस्तों, और दस्ताने पहनने हैं। कोई आप लोहे का चिप्स जो है छोटे छोटे टुकड़े उठा रहे हो तो वहाँ पे दस्ताने पहन के काम करना है। उसके बाद सूचनात्मक चिन्ह जिसे हम इन्फॉर्मेशन साइन कहते हैं। इनकी जो आकृति होती है वर्गाकार या आयताकार होती है, पृष्ठभूमि होती है बैकग्राउंड हरे रंग का, चिन्ह बना होता है सफ़ेद रंग का जैसे प्राथमिक चिकित्सा और पेयजल होता है, यहाँ एग्जिट का होता है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं चेतावनी चिन्ह। त्रिभुजाकार आकृति होती है, पृष्ठभूमि पीले रंग की, काला हाशिए के साथ बनी होती है, अर्थ होता है संकट या भय, आग का भय, बिजली का झटका, यहाँ हमारे पास जो है जिस प्रकार से होते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपचार। दुर्घटना घटने से पहले, अस्पताल जाने से पहले जो हम प्राथमिक उपचार देते हैं वही उपचार जो है प्राथमिक उपचार कहलाता है, जिसमें टिंचर आयोडीन, टिंचर बेंजीन, डिटॉल, बर्नॉल और दर्द निवारक दवाएं, प्लास्टर, कैंची, बैंडेज, रुई, सेफ्टी पिन, ये सारे इसके अंदर होते हैं। विद्युत झटका लगने के बाद जो है प्राथमिक उपचार जो है व्यक्ति के घावों पर बर्नॉल लगाना चाहिए। कृत्रिम श्वसन की विधियां वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों। व्यक्ति को पेट के बल में लिटाया जाता है, वो होती है शेफर विधि। व्यक्ति को पीठ के बल कब लगाते हैं? जब व्यक्ति के सामने का हिस्सा ज़्यादा जल जाए, उस समय सिल्वेस्टर विधि का यूज़ करते हैं। लोबार्ड विधि जो है मुंह से मुंह लगाकर या नाक से मुंह लगाकर जो है। इसके अलावा कृत्रिम श्वसन यंत्रों का यूज जो है आजकल किया था। इसके बाद आग जो होती है दोस्तों एक रासायनिक उपक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। और आग के 3 घटक होते हैं, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। इन तीनों से मिलकर बनता है फायर ट्रायंगल। हीट, ऑक्सीजन, फ्यूल, इन तीनों से फायर ट्रायंगल बनती है। फायर ट्रायंगल तोड़ने के लिए इन तीनों में से किसी एक को अगर हटा देंगे तो आग जो है बुझ जाती है। आग लगने हेतु हमें न्यूनतम ऑक्सीजन चाहिए 16% और वायुमंडल में होती है 21%। अगर हम आग बुझाने की विधियों की बात करें तो पहली है स्टारवेशन। स्टारवेशन को कहते हैं दुर्भिक्ष। ईंधन को हटाकर आग बुझाने की क्रिया। जब हम ईंधन को हटा देंगे तो आग भूखी मर जाती है, जिसे स्टारवेशन कहते हैं। स्मूथरिंग का मतलब है दम घोटना, इसे चिक्रण भी कहते हैं दोस्तों। स्मूथरिंग को आग को झाग या बालू से ढककर बुझाते हैं, जिससे आग ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है। कूलिंग मेथड जो है दोस्तों तापमान को कम करना। और बीटिंग मेथड है घास फूस को लगने वाली आग को छोटी छोटी हरी पत्ते की झाड़ियाँ जो होती हैं उससे जो है हम पीट कर बुझाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ फायर होती है हमारे पास। क्लास ए फायर जो होती है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल आता है, कागज़, कपड़ा, कार्बोनेशियस फायर कहते हैं इनको लगने वाली आग जो ऑर्गेनिक मटेरियल को, इसको बुझाने के लिए रेत, पानी, अग्निशमन यंत्र जो यूज़ करते हैं वाटर टाइप, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास ए फायर के लिए यूज़ करते हैं। इसका सिंबल होता है दोस्तों इस प्रकार से।
नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लास बी फायर, तेलीय पदार्थों को लगने वाली आग, पेट्रोल डीजल को, इसको बुझाने के लिए हम यूज़ करते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, CO2 टाइप और ड्राई पाउडर टाइप। नेक्स्ट आता है हमारे पास गैसीय आग, LPG, जिसको ड्राई केमिकल पाउडर या CO2 से बुझा सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लास डी, जिसमें आते हैं धातु, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को लगने वाली आग, बिजली तार उपकरणों को लगने वाली आग। देखिए दोस्तों, अगर हम इलेक्ट्रिशियन के हिसाब से हमारी निम्मी की बात करें तो निम्मी मानता है कि क्लास डी के अंदर ही हमारी विद्युतीय फायर होती है। ध्यान रखना, मेटल फायर जो आती है क्लास डी में आती है और विद्युतीय फायर जो है क्लास ई में आती है। रखते हैं ITA में क्लास डी में विद्युतीय फायर जो है हम मानते हैं। क्लास डी जो है इसमें मेटल फायर जो है जिसको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर टाइप एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लास ई फायर, बिजली उपकरणों को लगने वाली आग। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना इसको बुझाने के लिए CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशमन यंत्र, हेलोन टाइप, ड्राई पाउडर टाइप और CO2 वाले का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कुकिंग ऑयल्स को लगती है, उसको बुझाने के लिए वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है दोस्तों, इसमें अग्निशमन यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन भरी जाती है दोस्तों। यह फॉस्जिन नामक जहरीली गैस पैदा करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोडा एसिड अग्निशमन यंत्र, इसके ग्लास ट्यूब में H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और बाहरी कंटेनर, आंतरिक कंटेनर होता है उसमें ग्लास ट्यूब होती है जिसमें H2SO4 और बाहरी कंटेनर में सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल भरा रहता है। फोम टाइप जो होता है उसके आंतरिक कंटेनर में एल्यूमिनियम सल्फेट होती है दोस्तों और बाहरी कंटेनर में सोडियम बाइकार्बोनेट जो है मीठा सोडा, खाने का सोडा घोल भरा रहता है। इसके बाद आता है 5S संकल्पना। 5S संकल्पना वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना पांचों पॉइंट दोस्तों। सीधा सवाल पूछा जाएगा कि 5S में इसका मतलब क्या होता है। सीरी का मतलब होता है सॉर्टिंग, छटनी करना। साइटोन का मतलब होता है सीटिंग इन ऑर्डर, क्रम निर्धारण। सीसो का मतलब होता है सिंप्लीफाइंग, सरलीकरण करना। उसके बाद है साइकेट्सु, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रमाणीकरण करना। और उसके बाद है शिट्सु जो है इसे हम कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं अनुशासन। नेक्स्ट आता है हमारे पास BIS का मतलब होता है दोस्तों ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ISO होती है अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन। और उसके बाद आता है जापान JIS। BSI होती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड। DIM होता है ड्यूटस इंडस्ट्री नॉर्मन्स। और गोस्ट होती है रूस का संगठन है। ASA होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास विद्युत की, अगर हम बात करें विद्युत नाम जो है सबसे पहले थेल्स ने दिया था दोस्तों, घर्षण द्वारा उत्पन्न की गई थी। और विद्युत दो प्रकार की होती है, स्थिर और चल। स्थिर विद्युत जो है थेल्स ने कहरवा नामक पदार्थ की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़कर उनको आकर्षित करने में सफलता हासिल की। चल विद्युत होती है AC और DC दोस्तों। AC होती है इसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदल जाते हैं, इसका परिमाण और समय जो है दिशा नहीं बदलते। AC को डायोड रेक्टिफायर द्वारा DC में बदल सकते हैं। DC को इन्वर्टर की सहायता से AC में बदल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है AC जो होती है केवल ऊष्मीय प्रभाव दर्शाती है। DC जो होती है ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय तीनों प्रभाव दर्शाती है। ये इसका प्रतीक होता है AC का, ये DC का प्रतीक है दोस्तों। सभी AC मीटर RMS मान पढ़ते हैं जबकि सभी DC मीटर जो है औसत मान को पढ़ते हैं। उसके बाद जो है हॉट वायर यंत्र जो होते हैं उनका जो विक्षेप होता है वो धारा RMS जो होती है उसके स्क्वायर के वर्ग के जो है समानुपाती होता है। DC में विक्षेप जो होता है वो धारा के केवल समानुपाती होता है। यहाँ पे AC में धारा के वर्ग के समानुपाती है। इसके लिए तप्त तार मीटर जो होते हैं AC में इनका पैमाना असमरूप होता है, इनका पैमाना समरूप होता है दोस्तों। अधिकतम उत्पादन 11 kV कर सकते हैं AC का, और DC का अधिकतम उत्पादन जो है हम 650 वोल्ट तक कर सकते हैं। AC का उत्पादन अल्टरनेटर से, DC जनरेटर डायनेमो से। हमारे घरों में जो है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC आती है दोस्तों। नेक्स्ट आता है औसत मान, एवरेज वैल्यू जो होती है इसे माध्य मान भी कहते हैं दोस्तों। 0.637 I मैक्सिमम का होता है एवरेज मान। और यहाँ पे I नोट जो है दोस्तों वो है शिखर मान, इसके बीच जो संबंध होता है 2I नोट बटे पाई। I नोट होती है हमारे पास शिखर मान। नेक्स्ट आता है RMS मान। RMS मान होती है 0.707, अधिकतम होता है 70.7% होता है दोस्तों मैक्सिमम का। क्रेस्ट फैक्टर ये होता है I मैक्सिमम बटे I RMS का अनुपात होता है 1.414। फॉर्म फैक्टर जो होती है रूप गुणांक जिसे कहते हैं KF RMS बटे एवरेज होती है 1.11। उसके बाद आयताकार तरंग जो होती है उसका रूप गुणांक और शिखर गुणांक इकाई होते हैं दोस्तों। इसके क्रेस्ट फैक्टर और फॉर्म फैक्टर दोनों इकाई। अर्ध तरंग का रूप गुणांक होता है 1.57 और शिखर गुणांक होती है 2 होती है दोस्तों अर्ध तरंग की।
उसके बाद है प्रेरकीय प्रतिघात जो होता है XL बराबर 2πFL, धारकीय प्रतिघात जो होती है हमारे पास 1/2πFC। DC के लिए जो है XL 0 होता है दोस्तों DC के लिए, और XC होता है अनंत। दोस्तों ध्यान रखना, XL और V के बीच जो अनुपात बनता है एक रेखीय ग्राफ बनती है दोस्तों। XL V का ग्राफ एक रेखीय होता है, XC और V का ग्राफ जो होता है दोस्तों इस प्रकार से जो है पैराबोला होता है, आयताकार पैराबोला परवलय होता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें RLC परिपथ। एक होता है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ, एक शुद्ध प्रेरकीय, एक शुद्ध धारकीय, जिसमें केवल रेजिस्टेंस, केवल प्रेरक और केवल हमारे पास जो है कैपेसिटर लगती है। इनके बीच जो फेज डिफरेंस होता है, जो हमारे पास शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ होते हैं दोस्तों, इसमें इन फेज की कंडीशन होती है, इसलिए फेज डिफरेंस 0 डिग्री। इसमें वोल्टेज जो है धारा से 90 डिग्री लीड करती है, इसमें धारा वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है दोस्तों। उसके बाद जो है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर होता है इकाई, और इसका पावर फैक्टर होता है 0। इसका भी शुद्ध धारकीय और शुद्ध प्रेरकीय परिपथ जो होते हैं उनका पावर फैक्टर होता है 0। और शक्ति व्यय जो होती है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में होती है VRMS IRMS से हम निकाल सकते हैं दोस्तों शक्ति व्यय, लेकिन शुद्ध प्रेरकीय और शुद्ध धारकीय जो परिपथ होते हैं उनमें शक्ति व्यय 0 होता है। अग्रगामी राशि दोनों में समान कला में होती है। इसमें वोल्टेज होती है, वोल्टेज किसमें है, जो प्रेरक होता है इंडक्टिव परिपथ में वोल्टेज लीड करती है, और धारकीय परिपथ में धारा लीड करती है। उसके बाद है RL और RC और LC परिपथ। RL परिपथ जिसमें रेजिस्टेंस और इंडक्टर श्रेणी क्रम में लगे होते हैं दोस्तों। इसमें अगर हम बात करें तो जो वोल्टेज है वो धारा से 90 डिग्री से कम कोण पर लीड करती है। RC में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगे होते हैं दोस्तों, तो इस कारण से जो है धारा जो है वोल्टेज से 90 डिग्री से कम कोण पर लीड करती है। और जो हमारे पास होता है LC परिपथ जो है जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों लगे होते हैं श्रेणी में, इसमें जो है इस प्रकार से जो है धारा और वोल्टेज जो है एक दूसरे के जो है विपरीत क्रम में होते हैं दोस्तों। शिखर धारा जो होती है दोस्तों एक दूसरे के क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं LC परिपथ में धारा और वोल्टेज। इसके बाद शिखर धारा जो होती है दोस्तों I0 V0 बटे Z, ये सभी में सेम रहेगा। AC के अंदर, AC के अंदर हम लेते हैं Z, जबकि DC होती है उसमें हम प्रतिबाधा के स्थान पर लेते हैं R। अग्रगामी राशि वोल्टेज, अग्रगामी धारा और धारा या वोल्टेज में से कोई हो सकता है। शक्ति गुणांक होता है cos phi R बटे Z। जो LC परिपथ है दोस्तों, LC श्रेणी परिपथ, उसका पावर फैक्टर जो है 0 होता है, ध्यान रखना। आरोपित वोल्टेज जो हम VR² रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप, VL होता है इंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप, इससे हम जो है निकाल सकते हैं दोस्तों। इसमें होता है V बराबर VL माइनस VC। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों एडमिटेंस ट्रायंगल जो होती है, प्रवेश्यता जो होती है दोस्तों ये प्रतिबाधा का विलोम होती है दोस्तों, यानी कि जो हमारे पास एडमिटेंस होती है ये दोस्तों हमारे पास इम्पीडेंस का विलोम होती है। ससेप्टेंस जो होती है दोस्तों ये प्रतिघात का विलोम होती है, और चालकत्व जो होता है वो प्रतिरोध का विलोम होता है दोस्तों, ध्यान रखना। और उसके बाद एडमिटेंस जो होती है ये प्रतिबाधा का व्युत्क्रम होती है, Y बराबर 1/Z मात्रक साइमन महो, Y बराबर चालकत्व का स्क्वायर B² जो है हमारे पास ससेप्टेंस जो है B से लिखते हैं उसका स्क्वायर होती है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रतिबाधा जो होती है दोस्तों Z बराबर √R² और X जो होता है प्रतिघात की स्क्वायर। Z जो है एडमिटेंस का विलोमानुपाती होता है, इसका मात्रक ओम होता है, इसका जो है मात्रक दोस्तों एडमिटेंस का महो या साइमन होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास चालकत्व। चालकत्व जो होता है प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है बराबर G बराबर 1/R और G बराबर Y² माइनस B² भी हम लिख सकते हैं इसको, और G बराबर Y cos phi होता है दोस्तों, ध्यान रखना। और इसको जो है हम G बराबर R/Z² भी कर सकते हैं, मात्रक साइमन या महो होता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास ससेप्टेंस, व्यापकता या अनुकार्यता कहते हैं दोस्तों। रिएक्टेंस का विलोम होती है B बराबर 1/X और I बराबर VY हम लिखते हैं दोस्तों, तो B बराबर Y साइन फाई हो जाएगा, तो ये होती है X/Z की स्क्वायर दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारे पास शक्ति त्रिभुज। शक्ति हमारे पास 3 प्रकार की होती है दोस्तों। अल्टरनेटर की क्षमता हम और ट्रांसफार्मर की जो है KVA में मापते हैं। एक होती है आभासी शक्ति, एक होती है वास्तविक शक्ति और एक होती है प्रतिकारी शक्ति। अब रिएक्टिव पावर जो होती है दोस्तों ये होती है हमारे पास kVAR में, इसीलिए AC परिपथ में लगे हुए कैपेसिटर या इंडक्टर की जो रेटिंग होती है किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर में होती है। 2018 में पूछा गया सवाल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, कई बार पूछा गया है। रिएक्टिव पावर पे कौन कार्य करते हैं, इंडक्टर कैपेसिटर, जब AC में लगा देते हैं हम। वास्तविक शक्ति जो होती है ये जनरेटर डायनमो में होती है दोस्तों।
अगर हम बात करें आभासी शक्ति क्या होता है दोस्तों, इसको एस से या पी से अपरेंट पावर, एसी परिपथ में वोल्टेज और धारा के आरएमएस के गुणनफल के कारण होने वाला शक्ति व्यय जो है दोस्तों वो कहलाता है हमारे पास आभासी शक्ति। आभासी शक्ति होती है पी बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो इसका मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर, छोटी इकाई है वोल्ट एम्पियर, बड़ी इकाई होती है किलो वोल्ट एम्पियर, मेगा वोल्ट एम्पियर। और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं पी ए बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस, जिसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर जेड प्रतिबाधा। वास्तविक शक्ति जो होती है दोस्तों इसे सक्रिय शक्ति, वाटफुल पावर या इन फेज पावर भी कहते हैं। आभासी शक्ति को शक्ति गुणांक से गुणा करने पर वास्तविक शक्ति हमें प्राप्त होती है दोस्तों। वास्तविक शक्ति जो होती है दोस्तों वो क्या हो जाएगी हमारे पास, P बराबर वी आई कॉस फाई हो जाएगा, और ये होती है हमारे पास वॉट में, और इसको हम वहाँ पे लिख रहे थे आई स्क्वायर जेड, और ये होती है आई स्क्वायर आर होती है दोस्तों। किलोवाट में चेंज करना तो 1000 से भाग दे देंगे हम। और शक्ति गुणांक क्या होता है दोस्तों, कॉस किलोवाट बराबर केवीए कॉस फाई। तो कॉस फाई जो होता है वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति दोस्तों, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति जो होती है केवीए, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, या आर बटे जेड जो होता है ये कॉस फाई होता है दोस्तों। उसके बाद आता है ओम का नियम। किसी चालक में भौतिक अवस्थाओं को नियत रखते हुए, भौतिक अवस्थाएं कौन सी है, तापमान, दाब, घनत्व, इनको नियत रखते हुए प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है दोस्तों। ये चीज़ें हमें पता है, ध्यान रखना, ये तीनों सूत्र जो है पूछे जाते हैं। ओम का नियम एसी डीसी दोनों पर लागू होता है। ओमिया चालक होते हैं रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, धातु का तार। अन्य ओमिया चालक होते हैं टॉर्च का बल्ब, ट्रांजिस्टर, डायोड, ये सारे। उसके बाद है वोल्टेज और शक्ति, इनमें जो संबंध होता है ये तीन ही सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं। न्यूमेरिकल आते हैं बराबर पी बराबर वी आई, पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर से। नेक्स्ट आता है हमारे पास दोस्तों परिपथ 4 प्रकार के होते हैं, खुला परिपथ, बंद परिपथ, लघु परिपथ और क्षण परिपथ, जिसमें से 2 इंपॉर्टेंट है। खुला परिपथ जो होता है इसमें प्रतिरोध अनंत, धारा शून्य होती है। लघु परिपथ में प्रतिरोध शून्य होता है, धारा जो होती है दोस्तों वो अनंत होती है। नेक्स्ट आता है प्रतिरोध, आर बराबर वी बटे आई, ओम के नियम के अनुसार होता है, ओम मात्रक होता है, ओम मीटर से मापते हैं। प्रतिरोधों का वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो जो निम्न प्रतिरोध होता है दोस्तों 1 ओम से 1 ओम तक या 1 ओम से कम होता है दोस्तों। और इसको मापने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वोल्टमीटर, मीटर, डीसी विभव मापी, मीटर ब्रिज का, डबल कैल्विन ब्रिज, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल कैल्विन ब्रिज जो है याद कर लेना, इसका यूज़ करते हैं निम्न मान के प्रतिरोध को सटीकता से मापने के लिए। ओम मीटर द्वारा जो हम माप सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास दोस्तों मध्यम प्रतिरोध 1 ओम से लेकर 100 किलो ओम के बीच का होता है। इसको मापने के लिए वोल्टमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज और प्रत्यक्ष विस्थापन प्रतिस्थापन विधि का यूज़ करते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है डबल कैल्विन ब्रिज, निम्न मान के प्रतिरोध को सटीकता से मापने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास उच्च प्रतिरोध 100 किलो ओम से ऊपर, इसको मापने के लिए चार्ज लॉस मेथड, आवेशानी, मैगर और प्राइस की गार्ड वायर विधि से माप सकते हैं। नेक्स्ट आता है मानव शरीर का प्रतिरोध जो होता है शुष्क त्वचा का होता है हमारे पास 1 लाख ओम से 6 लाख, गीले शरीर का होता है 1000 से 5000, अर्ध गीले शरीर का होता है 5000 से 10000 ओम तक। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रतिरोध के जो है नियम होते हैं, आर समानुपाती एल के, आर विलोमानुपाती होता है एरिया के, आर बराबर रो एल अपॉन एरिया। प्रतिरोध का सही सूत्र जो है आर बराबर रो एल अपॉन एरिया। प्रतिरोधकता जो होती है विशिष्ट प्रतिरोध ये होता है हमारे पास रो बराबर आर ए अपॉन एल, मात्रक होता है ओम मीटर। उसके बाद जो है दोस्तों अगर आपको बोल दे कि कोई तार खींची गई है तो उसका नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो ये हो जाएगा R2 बराबर एन स्क्वायर R1। एन है कितने गुना खींचा गया, R1 है पुराना प्रतिरोध, R2 है नया प्रतिरोध। प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में, प्रत्येक प्रतिरोध जो है वोल्टेज ड्रॉप भिन्न भिन्न होगी, प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा का मान श्रेणी क्रम में क्या होता है समान होता है, तो कुल प्रतिरोध क्या होता है बढ़ जाता है, इससे हम निकाल सकते हैं दोस्तों। और सजावटी लाइट श्रेणी क्रम में होती है, बैटरी सेल में सेल भी श्रेणी क्रम में लगे आते हैं। समांतर क्रम जो होता है दोस्तों इस प्रकार से समांतर क्रम होता है जिसमें प्रत्येक पर वोल्टेज का मान समान होता है, धारा भिन्न भिन्न होती है, कुल प्रतिरोध इतना घट जाता है कि छोटे से छोटा जो प्रतिरोध होता है उससे भी इसमें मान कम आती है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो है रोड लाइटें और घरेलू उपकरण जो है समांतर क्रम में लगे होते हैं दोस्तों। अगर 2 प्रतिरोध दिए हुए हैं तो R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2, इस फॉर्मूले से शॉर्ट ट्रिक से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है स्टार डेल्टा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल हेल्पर के लिए। स्टार से डेल्टा में आपको निकालना है, तो जो स्टार होता है दोस्तों उसके ऊपर हम डेल्टा बना लेते हैं। इस प्रकार से हम RA प्रतिरोध की गणना करेंगे तो R1 प्लस R2 का गुणनफल बटे R3।
ये ध्यान रखना। ये अब कैसे हुआ दोस्तों, पहले इन दोनों की गुणा की, फिर उसके पहले इन दोनों का योग, फिर दोनों की गुणा, फिर सामने वाले का भाग, इस प्रकार से। इसी प्रकार से आर भी निकालना है तो R2 प्लस R3, तो R2 और R3 की गुणा R1 का भाग। इसी प्रकार से RC निकालना है तो R3 और R1 जो है प्लस कर दिए, फिर इन दोनों का गुणा और बटे में जो बच गया उसका भाग। इसके बाद है डेल्टा से स्टार बदलना। अगर आपको डेल्टा में प्रतिरोध दिए हुए हैं अलग अलग, तो उसको स्टार में बदलना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। इसको कैसे करेंगे, ये जो मैंने तीर के निशान इस प्रकार से बनाए हैं दोस्तों, पहले इन दोनों की गुणा कर देंगे, फिर सबका जो है प्लस करके भाग दे देंगे। इसी प्रकार से इन दोनों का गुणा कर देंगे दोस्तों आपस में, फिर सबका भाग दे देंगे। इसी प्रकार से इन दोनों का आपस में गुणा, फिर सबका भाग दे देंगे दोस्तों। इसी प्रकार से कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध, प्रतिरोधों के वर्गीकरण में हम पढ़ते हैं कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध, जो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्बन कंपोजिशन प्रतिरोध की प्रास होती है 1 ओम से 22 मेगा ओम तक, क्षमता होती है 1 वाट से 2 वाट तक। याद कर लेना दोस्तों, सीधा सवाल पूछा जाता है। धातु फिल्म प्रतिरोध होते हैं 1 ओम से 10 मेगा ओम तक, इनकी क्षमता होती है वाट में 1 वाट तक होते हैं धातु फिल्म और कार्बन फिल्म प्रतिरोध दोस्तों। नेक्स्ट आता है गैंग या पोटेंशियोमीटर जो होते हैं। पोटेंशियोमीटर होते हैं दोस्तों जो हम वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कूलर में लगा होता है स्पीड बढ़ाने के लिए, तो इसका टीवी रेडियो की ट्यूनिंग और प्रबलता के लिए गैंग का यूज़ करते हैं। पीटीसी होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसका रेजिस्टेंस और टेम्परेचर जो ग्राफ होती है एक स्ट्रेट लाइन होती है। एनटीसी जो होते हैं दोस्तों, इसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसमें रेजिस्टेंस और टेम्परेचर की लाइन ऐसे गिरती हुई जो है हमें नज़र आती है। एलडीआर लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटों में यूज़ करते हैं एलडीआर का, और दरवाजे खिड़कियां जो सवते खुलने वाली होती हैं स्विच के रूप में भी एलडीआर यूज़ किया थे। उसके बाद आता है 4 बैंड रेजिस्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 बैंड जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, 4 बैंड जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, इसमें पहली पट्टी होती है फर्स्ट डिजिट को, सेकंड पट्टी जो है सेकंड डिजिट को दर्शाएगी प्रतिरोधों की कलर कोड सारणी में। याद कर लेना, पक्का सवाल आएगा। मल्टीपल होता है दोस्तों तीसरा पट्टी, चौथी पट्टी दर्शाती है सेंसीमा। जो 5 बैंड रेजिस्टेंस होते हैं, पहली पट्टी जो है पहले डिजिट को, दूसरी पट्टी दूसरे डिजिट को, तीसरी पट्टी तीसरे डिजिट को दर्शाती है, चौथी पट्टी होती है दोस्तों गुणांक की, और 5वीं पट्टी होती है सेंसीमा की। इसके बाद 6 बैंड रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों, पहली पट्टी पहला डिजिट, दूसरी दूसरे को, तीसरी जो है तीसरे डिजिट को, चौथी पट्टी मल्टीप्लायर को दर्शाती है दोस्तों, 5वीं पट्टी टॉलरेंस को, और 6वीं पट्टी जो है टीसीआर टेम्परेचर कोफिशिएंट रेंज को दर्शाती है 6 बैंड रेजिस्टेंस में। नेक्स्ट आता है प्रतिरोधों के चिन्ह दोस्तों। अगर हमारे पास प्री सेट प्रतिरोध है दोस्तों, तो इसका चिन्ह इस प्रकार से होगा। पोटेंशियोमीटर जो है उसका चिन्ह इस प्रकार से, एलडीआर है तो इस प्रकार से होगा दोस्तों। प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंस का इस प्रकार से होता है। इसमें ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक फ्यूज लगा हुआ है, इसके अंदर एक यहाँ पे फ्यूज लगा होता है दोस्तों। थर्मिस्टर का इस प्रकार से होता है। हीटिंग एलिमेंट जो होते हैं उसका सिंबल इस प्रकार से होता है दोस्तों। शंट रेजिस्टेंस जो है उसका इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, प्रेरण होता है। इसको प्रेरण मापने के लिए जो हम यूज़ करते हैं ब्रिज, मैक्सवेल कैपेसिटेंस ब्रिज का यूज़ करते हैं, हे ब्रिज का भी यूज़ कर सकते हैं, एंडरसन ब्रिज जो है इससे भी हम इंडक्टेंस को माप सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से धारिता मापने के लिए जो है डी सॉल्टी ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज और वेन ब्रिज। डी सॉल्टी ब्रिज जो है ये हम कैपेसिटेंस माप सकते हैं, शेयरिंग ब्रिज से कैपेसिटेंस तो मापते हैं दोस्तों, साथ में पावर फैक्टर भी माप सकते हैं। वेन ब्रिज जो है धारिता के साथ साथ आवर्ती मापने में भी यूज़ किया जाता है। वेन ब्रिज याद कर लेना, फ्रिक्वेंसी मापने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रतिरोधों का तापीय प्रसार गुणांक की हम बात करें तो अल्फा बराबर आर टी माइनस आर नॉट डेल्टा टी। आर टी है टी डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, आर 0 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अल्फा है ताप गुणांक, डेल्टा टी है तापमान परिवर्तन। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए नगण्य प्रतिरोध ताप गुणांक वाली धातुएं कौन सी है, तो वो मैग्नीन और यूरेका है दोस्तों, जिनका तापमान बढ़ने पे जो है बहुत कम प्रतिरोध बढ़ने के चांस होते हैं। मैग्नीन और यूरेका, मैग्नीन का अल्फा का मान होता है 0.0015% और यूरेका का होता है 0.00020%। इसके बाद अगर हम बात करें किरचॉफ नियम की, तो किरचॉफ जो नियम है दोस्तों, अगर हम उसकी बात करें तो 1847 में दिए थे। इसने 2 नियम दिए थे। पहला नियम है केसीएल का धारा नियम, जिसे नोड लॉ भी कहते हैं। धारा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है या आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर इसका प्रथम नियम कार्य करता है।
किसी नोड की ओर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है दोस्तों। ये हमारे पास किरचॉफ का पहला नियम। और चालकों के संगम पर जो है दोस्तों बीजगणितीय योग जो होता है धाराओं का क्या होता है, शून्य होता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें द्वितीय नियम, द्वितीय नियम जो है केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसे मेश या लूप का नियम भी कहते हैं दोस्तों। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रथम नियम जो है धारा संरक्षण के, और ये होता है आरोपित वोल्टेज जितनी भी हम देते हैं किसी परिपथ में वो कुल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होती है, और बीजगणितीय योग उनका शून्य हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों धारिता संधारित्र, संधारित्र का कार्य होता है दोस्तों, कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज को जो है धारा से 90 डिग्री पश्चगामी कर देता है, या धारा को वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को पास करता है, पावर फैक्टर सुधारने में यूज करते हैं। सी बराबर क्यू अपॉन वी धारिता का फॉर्मूला होता है। 1 फैराड जो होती है 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट होती है, और 1 फैराड जो होते हैं 9 × 10⁻11 ESU के बराबर होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट होता है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, ए प्लेटों का क्षेत्रफल है, डी जो है हमारे पास प्लेटों के बीच की दूरी। यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ गया, जो धारिता है दोस्तों प्लेटों के बीच की दूरी के विलोमानुपाती और प्लेटों के क्षेत्रफल के क्या है समानुपाती होती है। प्लेटों की संख्या जो होती है दोस्तों उसके भी समानुपाती होती है। अगर डी का मान जो है क्षेत्रफल ज़्यादा हो और उनके बीच दूरी कम हो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए यह फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। के है यहाँ पे पैराविद्युतनांक, ए है प्लेटों का क्षेत्रफल, एन है प्लेटों की संख्या, टी है हमारे पास पैराविद्युत की मोटाई दोस्तों। के हमारे पास पैरा विद्युत कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं, ये होता है किसी माध्यम से भरे कैपेसिटर और वायु या निर्वात वाले कैपेसिटर की धारिता। के का मान जो है वायु या निर्वात के लिए इकाई होता है। के का मान अचालक पदार्थों के लिए जो है 1 से अधिक, और के धातुओं के लिए जो होता है दोस्तों ये होता है हमारे पास अनंत। और के का मान अचालकों के लिए कभी अनंत नहीं हो सकता, 1 से ज़्यादा होता है। उसके बाद के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम की स्क्वायर। और एप्सिलॉन नॉट जो होती है दोस्तों इसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, या फैरड अपॉन मीटर में हम लेते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना दोस्तों। संधारित्रों का संयोजन श्रेणी क्रम में कैपेसिटर जोड़ते हैं तो इस प्रकार से V1 वोल्टेज ड्रॉप है, हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, V2 निकाल सकते हैं, V3 निकाल सकते हैं दोस्तों। कुल धारिता हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कुल धारिता श्रेणी में कम हो जाती है। समांतर जो होता है दोस्तों अगर हम बात करें समांतर में कैपेसिटर जोड़ते हैं तो दोस्तों कुल धारिता प्रत्येक कैपेसिटर पर जो है वोल्टेज समान होती है, आवेश भिन्न भिन्न होता है, कुल धारिता इस प्रकार से निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रेणी और समांतर कैपेसिटर जो होते हैं उनमें संबंध होता है। ये श्रेणी कैपेसिटर है, सी है दोस्तों कैपेसिटर का मान, और एन है कैपेसिटरों की संख्या यदि सभी कैपेसिटर एक समान हो। तो उसके बाद जो है ये भी CP बराबर CN ये होता है हमारे पास यदि सभी कैपेसिटर एक समान हो। एन का मतलब है नंबर ऑफ कैपेसिटर, सी है धारिता यहाँ पर, तो इनके बीच जो संबंध होता है पैरेलल और सीरीज में C पैरेलल बराबर C सीरीज N स्क्वायर के बराबर होती है दोस्तों। इसके बाद कैपेसिटर जो है 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉन पोलराइज्ड और एक होते हैं पोलराइज्ड। नॉन पोलराइज्ड का मतलब है दोस्तों जो DC और AC दोनों पर कार्य कर सकता है। नॉन पोलराइज DC और AC दोनों पर कार्य करेगा, पोलराइज जो है केवल DC पर कार्य करेगा दोस्तों। और जो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है इसमें कागज, अब्रक, सिरेमिक, एयर कैपेसिटर आते हैं। और पोलराइज्ड कैपेसिटर जो होता है जिसमें DC पर काम करता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है। इसकी भंडारण अवधि शेल्फ लाइफ सबसे कम होती है दोस्तों। शेल्फ लाइफ सबसे कम पूछे तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की, और पेपर में जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है उसकी भी कम हो सकती है। उसके बाद सीलिंग फैन के लिए हम 2.5 माइक्रोफैरड से 3 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर के साथ ऑयल कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। वायु संधारित्र में प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर, अगर एयर कैपेसिटर है दोस्तों उसमें प्लेटों के बीच अगर हम वायु के स्थान पर भर दें, ऑयल या अब्रक भर दें तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैपेसिटर जांचने की 2 ही विधियां हैं, एक है हमारे पास त्वरण परीक्षण, सामान्य प्रतिरोध परीक्षण, दूसरी है आवेश धारण जिसे हम होल्डिंग परीक्षण कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों कूलाम का नियम। कूलाम का नियम जो होता है दोस्तों ये गुरुत्वाकर्षण के बल के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों।
कूलाम का नियम कहता है F बराबर Q1 इंटू Q2 अपॉन डी स्क्वायर, और F बराबर होता है K का मान होता है हमारे पास ये दोस्तों जो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसका मात्रक और मान वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो फोर्स लगती है दोस्तों वो होती है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन बल लगाता है। एक कूलाम आवेश अगर पूछे कितना बल लगाता है तो वो होगा 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन बल लगा देगा दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें कैपेसिटर में उत्पन्न दोष लघु परिपथ हो सकता है, खुला और क्षण परिपथ होता है। जो FET प्रकार के जो वोल्ट मापी होते हैं दोस्तों उनके प्रतिरोध जो है 6 मेगा ओम से 10 मेगा ओम तक जो है होता है, और माइक्रो एम्पियर के अंदर जो है ये धारा लेते हैं FET प्रकार के जो है। उसके बाद कैपेसिटर में संचित ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 CV²। दोस्तों एक इसी के अंदर ही हम आगे बहुत सारे शॉर्ट में सूत्र सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं मोटरों के बारे में, एक बार थोड़ा सा डीपली है, बाद में सारी चीज़ें शॉर्ट में हो जाएंगी इससे भी ज़्यादा। डीसी जनरेटर आपको पता है डीसी धारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत डीसी में बदलता है दोस्तों, और माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डीसी जनरेटर में हमें EMF की दिशा ज्ञात करनी है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का यूज़ करते हैं। कोम्यूटेटर जो है उस पर गंदगी होती है तो कोम्यूटेटर को साफ करने के लिए ट्राइक्लोइथाइलिन का यूज़ करते हैं दोस्तों, ध्यान रख लेना। जनरेटर में EMF होता है 5ZNP/16A, और EMF जो होती है दोस्तों लैप वाइंडिंग है तो उसमें समांतर पथों की संख्या जो है पोलों की संख्या के बराबर होती है। वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है 2। EMF समीकरण पूछे तो E बराबर VT है टर्मिनल वोल्टेज, I है आर्मेचर धारा और R है आर्मेचर प्रतिरोध। डीसी जनरेटरों का वर्गीकरण की हम बात करें तो प्राइम मूवर के आधार पर टर्बो इंजन और स्टीम, उत्तेजना के आधार पर पृथक उत्तेजित, स्वतः उत्तेजित जनरेटर जो होते हैं परमानेंट और अस्थायी चुंबक वाले होते हैं। अस्थायी चुंबक वाले डीसी सीरीज, शंट और कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड जनरेटर जो है हमारे पास दो टाइप के, कॉम्युलेटिव और डिफरेंशियल, ये लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट दोनों टाइप के होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आता है, सबसे पहले हम बात करें तो परमानेंट मैग्नेट जनरेटर होता है, सबसे कम वोल्टेज देता है, मैगर और साइकिल डायनेमो में यूज़ करते हैं। पृथक उत्तेजित जनरेटर जो होता है लो वोल्टेज हाई करंट के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों। उत्तेजना के लिए हम 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट दे सकते हैं। इसकी जो फील्ड वाइंडिंग होती है बाहरी परिपथ से उत्तेजित करते हैं, यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और टर्मिनल वोल्टेज जो है प्राय इसकी कांस्टेंट रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास पृथक उत्तेजित जनरेटर होते हैं इसका वोल्टेज जो होता है टर्मिनल पर वो लगभग कांस्टेंट रहता है दोस्तों, ध्यान रखना। इसके बाद आता है हमारे पास इसी के साथ जो है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे पास इसका जो है अभिलक्षण वक्र डीसी जो है हमारे पास पृथक उत्तेजित जनरेटर। अभिलक्षण वक्र जो है इंटरनल कर्व जो होती है दोस्तों ये बनती है हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा के बीच, एक्सटर्नल EMF और लोड धारा के बीच, और जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक होती है दोस्तों वो इस प्रकार से होती है, टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा के बीच होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये होता है यहाँ पर जो EMF होता है यहाँ पे इस प्रकार से था। इंटरनल अभिलक्षण वक्र जो है ये आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो है इस प्रकार से बनता है। ये वोल्टेज ड्रॉप होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल जो होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण, इंटरनल होती है आर्मेचर प्रतिरोध के रिएक्शन के कारण, और बाह्य अभिलक्षण वक्र होते हैं ये इसके दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है डीसी सीरीज जनरेटर। सीरीज वाइंडिंग मोटे तार की कम टर्न की आर्मेचर के श्रेणी में होती है। नो लोड पर जो है आर्मेचर धारा का मान 0 होता है तो फ्लक्स भी 0 होता है डीसी सीरीज जनरेटर में, और लोड धारा जो होती है वो होती है E/RA RSC। टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप जो होता है डीसी सीरीज जनरेटर में वो होता है VT बराबर E-I RA + RSC V वोल्टेज। नेक्स्ट आता है डीसी सीरीज जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा नहीं होता। डीसी सीरीज जनरेटर में लोड बढ़ने से वोल्टेज बढ़ने की विशेषता होती है, इसलिए डीसी सीरीज जनरेटर का यूज़ करते हैं। आर्क लाइटिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग दोस्तों, लंबी संचरण लाइनें जो होती हैं उसमें वोल्टेज प्रतिपूरक के रूप में। सीरीज जनरेटर जो होते हैं उसकी विशेषता कर्व की अगर बात करें फ्लक्स और इंड्यूस्ड EMF के बीच, मैग्नेटिक कर्व जो होती है उसे ओपन सर्किट कहते हैं दोस्तों।
मैग्नेटिक कर्व जो है ओपन सर्किट कर्व इस प्रकार से होता है। ओपन सर्किट कर्व के नीचे ईएमएफ कर्व जो होती है उसे इंटरनल कर्व कहते हैं, ये ईएमएफ कर्व है। और एक्सटर्नल कर्व जो है दोस्तों ये हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप जो है उसको दर्शाता है, यहाँ पर ये ध्यान रखना, इस प्रकार से इसका बनता है। उसके बाद है डीसी शंट जनरेटर। डीसी शंट जनरेटर जो होता है इसमें पतले तार की अधिक टर्न वाली जो है वाइंडिंग की जाती है दोस्तों, और जो है हमारे पास समांतर क्रम में लगाते हैं आर्मेचर के पतले तार के अधिक टर्न की वाइंडिंग। शंट धारा जो होती है V/RSH। आइए, आर्मेचर धारा जो होती है शंट जनरेटर में लोड धारा और शंट धारा के योग के बराबर होती है। शंट जनरेटर में फ्लक्स का मान क्या होता है, स्थिर होता है, और टर्मिनल वोल्टेज इसलिए इसकी जो है लगभग स्थिर होती है क्योंकि शंट फ्लक्स स्थिर रहती है। टर्मिनल वोल्टेज ड्रॉप होती है VT/E-IARSH। उसके बाद है डीसी शंट जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है, इसलिए बैटरी चार्जिंग, एक्साइटर, डीसी पंखे, वाटर पंप। लोड बढ़ाने पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है जिससे टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, घट जाती है। आर्मेचर में कुल ईएमएफ पूछे तो E = V+IARA। डीसी शंट जनरेटर के दो वर्कर यहाँ पे दिखाए गए, ये है ओपन सर्किट कर्व जो फील्ड करंट हमारे पास और ईएमएफ के बीच बनता है दोस्तों। ओपन सर्किट कर्व फील्ड करंट और ईएमएफ के बीच बनेगी दोस्तों। एक्सटर्नल कर्व जो होते हैं, जो आंतरिक विशेष कर्व होता है दोस्तों, वो जनरेटर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और लोड करंट के बीच बनता है, ये ध्यान रखना। ये बनेगा हमारे पास ईएमएफ और लोड करंट के बीच, ध्यान रखना। और जो बाह्य विशेष कर्व होती है दोस्तों, ये बनती है टर्मिनल व लोड करंट के बीच दोस्तों, याद रखना। और जो हमारे पास डीसी शंट जनरेटर का ओपन सर्किट कर्व किसके बीच है, फील्ड करंट और ईएमएफ के बीच। देखिए यहाँ से ये होता है रेजिडुअल मैग्नेट के कारण इसमें पहले से ही जो है कुछ ईएमएफ रहती है, तो यहाँ पर ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जो है ईएमएफ जो है शंट धारा के समानुपाती होता है। उसके बाद ये नी का मतलब है यहाँ से इसके पोल जैसे जैसे सैचुरेशन हो रहे हैं तो ये कर्व मुड़ रहा है, और जब पोल पूरी तरह से संतृप्त हो जाते हैं तो उसके बाद इसकी जो है धारा बढ़ती जाएगी, लेकिन उसका ईएमएफ का मान में वृद्धि नहीं होती, तो इसे हम कहते हैं ओपन सर्किट कर्व। इसी प्रकार से एक्सटर्नल कर्व और इंटरनल जो है इस प्रकार से मिलते हैं। डीसी शंट जनरेटर में अगर देखिए लोड पर चल रहा है और लोड धारा के मान को हम धीरे धीरे कम कर देंगे तो इसका एक्सटर्नल कर्व जो है इस प्रकार से नीचे झुक जाता है, जिससे डीसी जनरेटर जो है शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है और किसी प्रकार का ईएमएफ उत्पन्न नहीं करता दोस्तों। इसके बाद है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो होते हैं दोस्तों, जिसमें सीरीज फ्लक्स शंट का सहयोग नहीं करता, उसे डिफरेंशियल कहते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में भार बढ़ाने पर जो है वोल्टेज बढ़ जाती है, टर्मिनल वोल्टेज, इसीलिए इसका यूज़ आर्क वेल्डिंग में करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। वह जनरेटर जिसमें फ्लक्स सीरीज फ्लक्स शंट का सहयोग करता है, भार बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज बढ़ती है, इसमें क्या कितनी घट रही है ये। और कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। नंबर फर्स्ट है ओवर कंपाउंड या कम्युलेटिव। इसका यूज़ करते हैं प्रदीप्ति भार, जहाँ पे भार और जो है जनरेटर के बीच दूरी ज़्यादा होती है, वहाँ पर ओवर कंपाउंड जनरेटर यूज़ करते हैं। लोड बढ़ाने पे टर्मिनल वोल्टेज बढ़ता है, रेलवे स्ट्रीट लाइटों में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लैट या लेवल कंपाउंड जनरेटर। इसका वोल्टेज रेगुलेशन शून्य होता है दोस्तों, ध्यान रखना, और इसमें यूज़ करते हैं लेथ मशीन में। नेक्स्ट आता है हमारे पास अंडर कंपाउंड जनरेटर। इसकी टर्मिनल वोल्टेज घट जाती है, लोड बढ़ाने पे प्लेटिंग में यूज़ करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है सभी जनरेटरों के लिए जो है हम बना रहे हैं अभी ओपन सर्किट कर्व। ओपन सर्किट कर्व इसे नो लोड कर्व या चुंबकीय कर्व भी कहते हैं दोस्तों। ओ से ए है हमारे पास रेजिडुअल फ्लक्स, जिसके कारण रेजिडुअल मैग्नेट उत्पन्न होती है। एयर गैप लाइन जो है दोस्तों यहाँ तक ऐसे होती है, लेकिन जब पोल संतृप्त हो जाते हैं तो उस समय जो है ये कंडीशन होती है। इस समय जो जनरेटर की स्पीड होगी उसकी रेटेड स्पीड के बराबर होगा और ये ओपन सर्किट की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। नेक्स्ट आता है डीसी कंपाउंड जनरेटरों के अभिलक्षण वक्र। ये है टर्मिनल वोल्टेज जो है दोस्तों। देखिए ओवर कंपाउंड जनरेटर जो है उसकी लोड बनाने पे वोल्टेज बढ़ती है तो ज़्यादा हो जाएगा। फ्लैट कंपाउंड लगभग जो है स्थिर वोल्टेज देता है। शंट कंपाउंड में जो है आर्मेचर रिएक्शन और इनके कारण वोल्टेज ड्रॉप होता है। अंडर कंपाउंड जनरेटर जो होता है दोस्तों उसमें भी इस प्रकार से वोल्टेज ड्रॉप होती है, क्योंकि लोड बनाने पर धारा का मान जो है बढ़ता है और वोल्टेज घटती है दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारे पास आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन क्या होती है दोस्तों,
ये हमारे एन और एस पोल हैं। जिस तरफ कोमूटेटर इस तरफ ऐसे मूव कर रहा है कोमूटेटर, तो कोमूटेटर का जो सेगमेंट का ये भाग इस पोल की टिप को टच करेगा, लीडिंग पोल टिप, और जब यहाँ से घूम के जाएगा इसको छोड़ेगा तो ये ट्रेलिंग पोल टिप होती है। तो इसी प्रकार से जब जी एन ए, जनरेटर में कोई धारा नहीं होती, जी एन ए और एम एन ए एक ही स्थान पे होते हैं। जब जनरेटर पे जो है जनरेटर के आर्मेचर फ्लक्स मुख्य फ्लक्स को काटता है, तो जिसके कारण जो है एम एन ए जी एन ए से थीटा डिग्री जो है दोस्तों खिसक जाता है, जिसे हम आर्मेचर प्रतिक्रिया कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, जब आर्मेचर चालकों में कम भार धारा गुजर रही होती है तो आर्मेचर चालक द्वारा उत्पन्न ईएमएफ मुख्य फ्लक्स के साथ इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है, जिसे चुंबकीय प्रतिचुंबकीय प्रभाव कहते हैं। आर्मेचर प्रतिक्रिया दो प्रकार की होती है दोस्तों, विचुंबकन प्रभाव। विचुंबकन का मतलब है विचुंबकन मुख्य फ्लक्स को जो है विचुंबकित करने लगता है आर्मेचर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स लोड का मान बढ़ने पर। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा लीडिंग पोल टिप के पास। दोस्तों इसके निवारण के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? क्रॉस डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करने के लिए हम करते हैं छोटे जनित्रों में दोस्तों फील्ड वाइंडिंग के टर्नों की संख्या बढ़ा देंगे। बड़े जनित्रों में दोस्तों जो है सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसके श्रेणी क्रम में कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देते हैं। उसके बाद है चुंबकीय विक्षोभ प्रभाव, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इस प्रभाव के कारण जो है आर्मेचर घुमाने की दिशा में, आर्मेचर जिस तरफ घूम रहा है कार्बन ब्रश जीएनए से थीटा डिग्री खिसक जाते हैं। तो इसका निवारण है, जो कार्बन ब्रश होते हैं उनको जीएनए स्थिति से एमएनए नया बना है उस एमएनए पर स्थापित कर देते हैं। उसके बाद है कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन होता है जो ब्रशों पर स्पार्किंग होती है, और ये जो स्पार्किंग होती है दोस्तों रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण होती है। कॉम्यूटेशन दो प्रकार का होता है दोस्तों, एक होता है प्रतिरोध कॉम्यूटेशन, दूसरा होता है ईएमएफ कॉम्यूटेशन। प्रतिरोध कॉम्यूटेशन को कम करने के लिए उच्च प्रतिरोध वाले कार्बन ब्रश लगाते हैं, जिससे रफ कॉम्यूटेशन जो है स्मूथ कॉम्यूटेशन में बदल जाता है। दोस्तों स्मूथ कॉम्यूटेशन जब स्पार्किंग धीरे धीरे हो, रफ होता है जब तेजी से होती है। उसके बाद ईएमएफ कॉम्यूटेशन के निवारण के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरपोल। इंटरपोल आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार से ये स्पार्किंग जो है यहाँ पर होती है रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण, जो लेंज के नियम का पालन करती है। रिएक्टेंस वोल्टेज स्पार्किंग इसी कारण से होती है दोस्तों, VL बराबर IL 2I/I। उसके बाद है डीसी जनरेटर की दक्षता। दक्षता होती है आउटपुट बटे इनपुट। मैकेनिकल दक्षता होगी, ये होगी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न शक्ति, आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत शक्ति, और ये होगी यांत्रिक शक्ति का अनुपात। मैकेनिकल दक्षता हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल दक्षता हो जाएगी दोस्तों, आउटपुट पर जो जनरेटर दे रहा है और इनपुट में कितनी उत्पन्न हुई। उसके बाद ओवरऑल एफिशिएंसी होती है आउटपुट लोड पर जो है VL द्वारा लोड पर लोड करंट और लोड वोल्टेज जो है बटे BHP × 735.5 हम जो है लेते हैं। उसके बाद है कॉपर हानियाँ जो होती हैं EMF माइनस IA EMF का गुणा आर्मेचर धारा से और माइनस लोड धारा और लोड वोल्टेज को कर देंगे तो कॉपर हानियाँ हमारे पास आ जाएंगी दोस्तों। संबंध होता है व्यावसायिक दक्षता और यांत्रिक दक्षता में, ये होता है N कमर्शियल पावर और N मैकेनिकल इंटू N इलेक्ट्रिकल। डीसी जनरेटर में हानियाँ, कॉपर लॉस होते हैं दोस्तों I²R। आर्मेचर फील्ड की क्षति इस प्रकार से होगी, शंट फील्ड इस प्रकार से होगी। कुल क्षति का 30 से 40% होती है कौन सी? आर्मेचर की क्षति। शंट फील्ड की क्षति टोटल का होती है 20 से 35%। नेक्स्ट आती है ब्रश संपर्क हानियाँ जो है, ये भी प्रतिरोध वोल्टेज ड्रॉप के कारण होती हैं। अब ग्रेफाइट का ब्रश यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे एक ब्रश पे 1 वोल्ट प्रति ड्रॉप होता है, तो ये यानी कि एक जनित्र में 2 वोल्ट का ड्रॉपेज माना जाता है, लॉस माना जाता है। इसी प्रकार मेटल ब्रश है तो उस पर 0.5 वोल्ट प्रति ब्रश होती है। लोहा हानियाँ जो होती हैं 2 प्रकार की, हिस्टेरिसिस क्षति इस प्रकार से NB मैक्सिमम 1.6 FV दोस्तों है, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास। हिस्टेरिसिस हानियों को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन स्टील का, या खांचे काट देते हैं कोर में। एडी करंट जो होती हैं दोस्तों उसका फॉर्मूला हमारे पास B मैक्सिमम स्क्वायर F² T²। F है आवर्ती, T है लैमिनेशन। उसके बाद है यांत्रिक क्षति, बेरिंग के आधार पर जो है होती हैं। स्ट्रे हानियाँ होती हैं दोस्तों, लोहा हानियाँ प्लस यांत्रिक हानियाँ। नियत क्षति होती है लोहा हानियाँ, यांत्रिक हानियाँ और शंट फील्ड। अस्थिर क्षति होती है दोस्तों वेरिएबल लॉस, आर्मेचर क्षति, सीरीज फील्ड। इसी प्रकार से टोटल लॉस जो होते हैं दोस्तों वो होते हैं कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस।
डीसी कंपाउंड जनरेटरों का समांतर क्रम में प्रचालन करते समय इक्विलाइजर बस बार जो है यूज़ की जाती है। इक्विलाइजर बस बार जो होती है इंटरपोल और सीरीज फील्ड के मध्य लगाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट आती है डीसी मोटर। डीसी मोटर चालक के घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए हम बाएं हाथ का नियम का यूज़ करते हैं दोस्तों, और इस प्रकार से हम जो है यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। और बैक ईएमएफ जो होता है डीसी मोटर के अंदर लेंज के नियम के अनुसार जो है बैक ईएमएफ जो है दिशा विपरीत सप्लाई के होती है। उत्पन्न होने वाले ईएमएफ की दिशा बैक की जो है वो क्या होती है, सप्लाई वोल्टेज के विपरीत होती है। बैक ईएमएफ का फॉर्मूला ये होता है, बैक ईएमएफ को हम काउंटर ईएमएफ कहते हैं। आर्मेचर में उत्पन्न बैक ईएमएफ ईबीआईए जो वोल्टेज के क्या होता है विपरीत डायरेक्शन में होता है दोस्तों। समीकरण होती है, याद कर लेना ईएमएफ समीकरण मोटर के लिए दोस्तों ये है हमारे पास ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए, और जनरेटर में यहाँ पे प्लस आ जाएगा बस। और आर्मेचर धारा आई ए वी माइनस ई बी बटे आर। जब ई बी का मान घटता है तो गति बढ़ती है, आर्मेचर धारा घट जाती है। बैक ईएमएफ होता है 5ZNP/16A। डीसी मोटर जो है गति ईएमएफ के समानुपाती, फ्लक्स के क्या होती है विलोमानुपाती। बैक ईएमएफ जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज से हमेशा कम होना चाहिए। अगर बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो गया तो मोटर घूमना बंद कर देगी। मोटर अधिकतम शक्ति कब देगी, अधिकतम शक्ति, अधिकतम दक्षता की शर्त जो होती है दोस्तों डीसी मोटर में वो होती है बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज के आधे के बराबर होगा तब। उसके बाद नेक्स्ट है मोटर में उत्पन्न टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला ये होता है दोस्तों TA बराबर 60 EBIA/2πN। टॉर्क जो है आर्मेचर धारा और फ्लक्स के क्या होता है समानुपाती होता है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद है शाफ्ट टॉर्क जो होता है उसका फॉर्मूला है BHP 60 × 735/2πN। और नष्ट टॉर्क होती है आर्मेचर टॉर्क माइनस शाफ्ट टॉर्क दोस्तों। नेक्स्ट आता है डीसी मोटरों का वर्गीकरण। एक होती पृथक उत्तेजित डीसी मोटर जिसका जो आरोपित वोल्टेज का मान जो है नियत रहता है, इसकी फील्ड वाइंडिंग बाहरी स्रोत से उत्तेजित करते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास डीसी सीरीज मोटर। सीरीज वाइंडिंग मोटे तार, कम टर्न और इसका प्रतिरोध कम होता है, इंडक्टेंस उच्च होता है दोस्तों। इस प्रकार से हम जो इसकी आई ए वी माइनस ई बी बटे आर ए इससे निकाल सकते हैं। डीसी सीरीज मोटर में आर्मेचर धारा का मान सीरीज धारा और लोड धारा के क्या होता है बराबर होता है दोस्तों। और डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क जो है फ्लक्स और आर्मेचर धारा के क्या है समानुपाती होता है। डीसी सीरीज मोटर को कभी भी बिना भार के नहीं चलाना चाहिए। स्टार्टिंग टॉर्क जो है बहुत अच्छा होता है, इसका उच्च होता है, और इसकी जो गति होती है ईएमएफ के समानुपाती, फ्लक्स के विलोमानुपाती। टॉर्क जो होता है दोस्तों फ्लक्स के समानुपाती और धारा के समानुपाती होता है। अगर टॉर्क और गति का संबंध पूछा जाए तो ये हो जाएगा टॉर्क रूट जो है, टॉर्क जो है गति के विलोमानुपाती होता है दोस्तों। रेलवे ट्रैक्शन और सेल्फ स्टार्टर विद्युत क्रेन में हम डीसी सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं। इसके अभिलक्षण वक्र की हम बात करें तो स्टार्टिंग समय में जो है टॉर्क और भार अभिलक्षण, टॉर्क और भार अभिलक्षण लोड धारा आर्मेचर धारा के बराबर होती है। तो वक्र परवलयाकार, पहले तो परवलयाकार वक्र बनती है, बाद में क्या है सीधा रेखा प्राप्त होती है दोस्तों। यहाँ पर पैराबोला वक्र बनेगा ऐसे, फिर सीधी रेखा बनती है। यह है पी पॉइंट। पी पॉइंट से पहले क्या था, टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती है। सीधी रेखा में होता है टॉर्क आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, क्योंकि यहाँ पर अनसैचुरेशन की कंडीशन है, पोल पूरी तरह से संतृप्त नहीं हुई, ये सैचुरेशन की कंडीशन होती है। नेक्स्ट आता है स्पीड और लोड के बीच जो है वक्र बनाए, तो इस प्रकार से जो आयताकार परवलयाकार जो है वक्र मिलती है हमें। स्पीड और टॉर्क के बीच जो है इस प्रकार से आयताकार परवलयाकार वक्र मिलती है। डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण की विधियां याद कर लेना। फील्ड डाइवर्ट विधि जिसे आप विद्युत रेल में यूज करते हैं, फील्ड टेपिंग विधि छोटी मोटरों में, श्रेणी समांतर विधि डीसी पंखों में, आर्मेचर डाइवर्ट विधि या फील्ड फ्लक्स शून्य से सामान्य गति तक नियंत्रण करने के लिए। डीसी शंट मोटर जो होता है दोस्तों, शंट मोटर आर्मेचर के समांतर में शंट वाइंडिंग लगाते हैं। ये होती है पतले तार, अधिक टर्न की, प्रतिरोध उच्च होता है, इंडक्टेंस होती है कम। इस कारण से इसकी जो आर्मेचर धारा होती है VA/RSH, IA होता है लोड धारा माइनस ISH। और डीसी शंट मोटर की गति भी फ्लक्स के समानुपाती और जो है बैक ईएमएफ के समानुपाती, फ्लक्स के विलोमानुपाती। डीसी शंट मोटर का टॉर्क आर्मेचर धारा के क्या होता है समानुपाती होता है। क्यों होता है, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट होता है तो टॉर्क सीधा आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। डीसी शंट मोटर के भार अभिलक्षण वक्र की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये होते हैं हमारे पास इस प्रकार से।
गति व भार अभिलक्षण वक्र स्पीड और लोड के बीच इस प्रकार से बनेगा। मोटर की स्पीड, डीसी मोटर में वोल्टेज आर्मेचर प्रतिरोध के और फाई का मान स्थिर होने के कारण शून्य भार पर आर्मेचर धारा का मान कम होता है, जिस कारण से मोटर क्या है, उच्च गति जो है प्राप्त कर लेती है। पूर्ण भार पर जो है मोटर की गति जो है 95% होती है। नो लोड गति जो है फुल लोड पर अचानक गति प्राप्त कर लेगी, फिर उसके बाद रेटेड स्पीड पे चलना स्टार्ट कर देती है फुल करंट पे, यानी कि इसके बाद गति में परिवर्तन नहीं करती। टॉर्क और भार अभिलक्षण डीसी शंट मोटर जो होती है, शंट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क पूर्ण भार टॉर्क का 1.5 गुना होता है। टॉर्क हमेशा आर्मेचर धारा के समानुपाती रहता है। स्पीड और टॉर्क के लोड बढ़ाने पर, टॉर्क बढ़ने पर गति में कुछ कमी होती है। डीसी शंट मोटर में ज़्यादा कमी नहीं होती, इसलिए इसका यूज़ लेथ मशीन, पंखे, मशीन टूल, सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज़ करते हैं। डीसी शंट मोटर की गति नियंत्रण की विधियां जो दोस्तों एससीआर द्वारा कर सकते हैं, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल द्वारा, फोटोकॉपी मशीन, होइस्ट, और इनमें जो है सामान्य गति से कम गति प्राप्त करने के लिए हम यूज़ करते हैं आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, शंट फील्ड फ्लक्स नियंत्रण सामान्य से उच्च गति के लिए, वार्ड लियोनार्ड विधि डीसी शंट और कंपाउंड दोनों के लिए यूज़ करते हैं। दक्षता कम होती है, आवाज़ अधिक होती है, महंगी पड़ती है सामान्य गति से 2 गुना उच्च गति प्राप्त करने के लिए। कंपाउंड मोटरें जो होती हैं दोस्तों, कम्युलेटिव कंपाउंड जो है सीरीज फ्लक्स शंट का सहयोग करता है। स्टार्टिंग टॉर्क डीसी मोटर से अच्छा होता है। परिवर्तनशील भार वाले स्थानों पर हम यूज़ करते हैं रोलिंग मिल, पंचिंग, एलिवेटर, कंप्रेसर। गति और भार अभिलक्षण जो होते हैं अलग अलग होते हैं। कंपाउंड मोटर का जो गति मोटर शंट मोटर की अपेक्षा कम होती है और सीरीज मोटर की तुलना में बहुत अधिक कम। कंपाउंड मोटर की गति शंट मोटर की अपेक्षा अधिक कम और लेकिन सीरीज मोटर की तुलना में कम होती है। इस प्रकार से इनका जो है स्पीड और लोड धारा के बीच जो है वक्र बनता है दोस्तों, ध्यान रखना। और सीरीज मोटर का जो है कर्व इस प्रकार से झुकता है। कॉम्युलेटिव कंपाउंड कैसे है, इसका इस प्रकार से बना हुआ है दोस्तों। टॉर्क और भार वक्र की अगर हम बात करें तो कम्युलेटिव मोटर का टॉर्क जो है उच्च उत्पन्न करती है, जो स्टार्टिंग समय में शंट मोटर से अच्छा होता है दोस्तों। ये जो वक्र देख रहे हो आप, ये शंट मोटर का है क्योंकि धारा के समानुपाती होता है टॉर्क, और जो कम्युलेटिव मोटर होती है उसमें टॉर्क जो है पहले धारा के समानुपाती, फिर जो है इस प्रकार से बढ़ता है। सीरीज मोटर में टॉर्क जो हमने देखा था इस प्रकार से जो है धारा के जो है वर्ग के समानुपाती होता है, इस प्रकार से हमने देखा था। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर जो है शंट फील्ड और सीरीज फील्ड फ्लक्स जो है एक दूसरे का साथ नहीं देते। इसमें टर्मिनल प्लेट पर 6 टर्मिनल होते हैं। उसके बाद भार अभिलक्षण की बात करें तो भार बढ़ने पर मोटर की गति बढ़ जाती है। डिफरेंशियल कंपाउंड में इस प्रकार से देखो, स्पीड है, लोड है, जब भार बढ़ाया तो गति बढ़ गई। लेकिन शंट मोटर में क्या था, भार बढ़ने पे गति कम होती है। सीरीज मोटर में तो गति बहुत कम होती है, टॉर्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास डीसी मोटरों के ऊपर जो परीक्षण किए जाते हैं, 2 प्रकार के टेस्ट करते हैं हम दोस्तों। डीसी मोटरों में 2 प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। डायरेक्ट टेस्ट छोटी मशीनों पे होता है जिसमें रोप और ब्रेक टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। इनडायरेक्ट टेस्ट का मतलब है, डायरेक्ट का होता है दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से, और अप्रत्यक्ष को बोलते हैं हम इनडायरेक्ट। अप्रत्यक्ष टेस्ट जो होते हैं बड़ी मोटरों पे 2 टेस्ट करते हैं हम, एक स्विनबर्न टेस्ट और दूसरा हॉपकिंसन। स्विनबर्न टेस्ट नो लोड टेस्ट होता है दोस्तों, शंट और कंपाउंड मोटरों पे किया जाता है, सीरीज मोटर पे नहीं करते। कम से कम जो है 2 मशीन की आवश्यकता होती है स्विनबर्न टेस्ट में। और हॉपकिंसन टेस्ट होता है फुल लोड टेस्ट, और हॉपकिंसन टेस्ट से हम हीट रन टेस्ट भी कहते हैं। इससे हीट का पता लग जाता है दोस्तों इंसुलेशन खराब होगा या नहीं। उसके बाद मोटरों की जो दक्षताएं होती हैं दोस्तों इस प्रकार से है। यांत्रिक दक्षता होती है bhp × 735.5 बटे EBIA है जो है आर्मेचर में उत्पन्न यांत्रिक शक्ति है, विद्युत शक्ति। विद्युत दक्षता हो जाएगी EBIA बटे VI हो गया हमने जो सप्लाई वोल्टेज दिया है। व्यवसायिक दक्षता जो है इस प्रकार से हो जाएगी दोस्तों, ये ध्यान रखना है। डीसी मोटर और में जो लॉस होते हैं वो डीसी जनरेटर के समान होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। जैसे ये चीज़ें हमने लगभग जो है पढ़ ली हैं, ये लगभग हमने देख लिया। ओम का नियम, ये सारी चीज़ें, चालक तब जो है इसके बराबर होता है। इसका जो PDF है दोस्तों वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसमें आप देख सकते हो। ये ओम के नियम के फॉर्मूले हैं दोस्तों, प्रतिरोध के फॉर्मूले, विशिष्ट प्रतिरोध, ये सारी चीज़ें शॉर्ट में दी गई हैं दोस्तों। आगे जो समझाने वाली ये हमने देख ली वैसे, और आगे मैं आपको और बता दूंगा। आपको कुल शक्ति व्यय ज्ञात करना है, तो कुल शक्ति व्यय होता है P1 P2 P3। ऊर्जा कार्य करने की दर को, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। शक्ति हमने देख ली, ये सारी चीज़ें हमने देख ली दोस्तों। इसी प्रकार से विद्युत कार्य होता है W = VIT।
और इस प्रकार से ऊष्मा जो होती है धारा के वर्ग के समानुपाती VIT भी लिख सकते हैं, V²/R/T भी लिख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से छोटे छोटे फॉर्मूले जो है आपके बनाए गए हैं और इसका PDF जो आपको नीचे मिल जाएगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें इसमें इंडक्टेंस जो होती है, अब देखो चौक जो होती है श्रेणी में अगर चौक को जोड़ रहे हैं तो L1 L2 L3 समांतर में जोड़ रहे हैं। इस प्रकार से दो इंडक्टर के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है तो इसको हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों, इस फॉर्मूले से। और कपलिंग गुणांक के को हम लिखते हैं, इसका मान सदैव 1 से कम होता है कपलिंग गुणांक का दोस्तों। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होती है दोस्तों वो होता है हमारे पास इस प्रकार से M बराबर रूट L1 L2। ये जो है अभी 19 तारीख को जो है आपके जो है दोस्तों JEN का एग्जाम हुआ, उसमें भी ये सीधा पूछा गया है। लोहा और कार्बन चूर्ण से निर्मित कोर को फेराइट कोर कहते हैं। फेराइट कोर जो होता है दोस्तों रेडियो रिसीवर और ट्रांसमीटर में यूज़ करते हैं। इंडक्टेंस जो होती है दोस्तों ये होता है हमारे पास हेनरी, 1 हेनरी होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 कूलम, L बराबर N∅I। ये होता है सारा, ये सारी चीज़ें हमने लगभग देख ली दोस्तों। नेक्स्ट